लेख में सबसे पहले जिक्र है ठंडी चीजों से परहेज का। मतलब ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब बिल्कुल बंद। आवाज के लिए ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, उसका लॉजिक ये दिया गया है कि ठंडी चीजें गले की जो नाजुक मांसपेशियां होती हैं ना, और वोकल कॉर्ड्स, उनको सिकोड़ सकती हैं, उनमें सूजन आ सकती है। अच्छा। तो उससे क्या होता है, आवाज बैठने या खराब होने का डर रहता है। अब सोचिए, एक सिंगर के लिए जिसका मेन टूल ही उसका गला है, हाँ बिल्कुल, उसके स्वास्थ्य से जरा भी छेड़छाड़ कितनी भारी पड़ सकती है। तो ये उस अमानत को किसी भी नुकसान से बचाने का एक तरीका था, आप कह सकती हैं। ये बात तो समझ आती है। गले को सेफ रखना पहली प्रायोरिटी थी। फिर लेख में दही और दूसरी खट्टी चीजें जैसे अचार वगैरह, इनसे भी दूरी बनाने की बात है। इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? इसका कनेक्शन बलगम से है, मतलब फ्लेम से। ओके। लेख के मुताबिक दही और खट्टी चीजें गले में बलगम बनने का प्रोसेस तेज कर सकती हैं। अच्छा। और जब गले में बलगम ज्यादा हो तो आवाज की क्लैरिटी, उसकी साफ सफाई पर असर पड़ता है। आवाज भारी लग सकती है या उसमें एक घरघराहट सी आ सकती है, हाँ। जो गाने की बारीकियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आवाज की वो जो क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी थी ना, उसको बनाए रखने के लिए ये परहेज जरूरी समझा गया। दिलचस्प है कि कैसे हर छोटी चीज का ध्यान था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा तेल और मिर्च मसाले वाला खाना, इससे बचने की सलाह। ये तो हम अक्सर सुनते हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं, पर आवाज की क्वालिटी से इसका क्या डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है? नहीं, यहाँ मामला थोड़ा अलग है, बलगम वाला नहीं। लेख कहता है कि ज्यादा तेल या तेज मिर्च मसाला गले में जलन या एक तरह की इरिटेशन पैदा कर सकता है। हाँ, ओके। गले की जो अंदरूनी परत है वो काफी सेंसिटिव होती है, तो इस तरह की जलन से आवाज में रूखापन आ सकता है, या जिसे लेख कसर कह रहा है, मतलब आवाज की क्वालिटी में कमी, एक अशुद्धता सी। गाने के लिए जिस स्मूथ और लचीले गले की जरूरत होती है, ये चीजें उसमें दिक्कत कर सकती हैं। तो ये भी उस अमानत की शुद्धता और मुलायमियत को बनाए रखने का एक एफर्ट था। यानी गले को किसी भी तरह की इरिटेशन से बचाना। और फिर आता है धूम्रपान और शराब से पूरी तरह परहेज। ये शायद सबसे ऑब्वियस नियम है। हाँ, ये तो जग जाहिर है। इसके नुकसान तो पता ही है, लेकिन लेख में एक और बात कही गई है। लता जी का ये मानना कि गायक का गला पवित्र होना चाहिए। हाँ, ये पवित्रता वाली बात उनके अमानत वाले नजरिए को और मजबूत करती है। लेख इसी पर जोर देता है कि लता जी की नजर में ये चीजें आवाज की दुश्मन थी। सही। धूम्रपान तो सीधे फेफड़ों और गले को डैमेज करता है, आवाज को भारी, बेजान बना सकता है, रेंज कम कर सकता है। और शराब से डिहाइड्रेशन होता है, हाँ, जिसका असर गले की नमी पर पड़ता है और आवाज रूखी हो सकती है। तो पवित्र मानने का मतलब था कि वो अपने गले को सिर्फ गाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक कीमती तोहफा मानती थी। वाह। जिसे किसी भी नुकसानदायक चीज से गंदा नहीं किया जा सकता। ये उनकी अपनी कला के प्रति जो गहरी श्रद्धा थी, उसे दिखाता है। जब इतनी सारी चीजों पर रोक थी, तो सवाल उठता है कि फिर वो खाती क्या थी? लेख में सिंपल और सात्विक खाना लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली घर का बना सादा खाना, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ऐसा खाना जो बॉडी को पोषण तो दे, लेकिन उस पर कोई एक्स्ट्रा बोझ न डाले, ना पाचन पर ना गले पर। लॉजिक ये दिया गया है कि सात्विक खाने से सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही स्टेबल नहीं रहती, मन भी शांत रहता है। और एक स्टेबल बॉडी और शांत मन अच्छी गायकी के लिए जरूरी माहौल बनाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ गले की देखभाल नहीं थी, ये पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखने का एक होलिस्टिक अप्रोच था, ताकि वो अमानत हमेशा अपनी बेस्ट कंडीशन में रहे, किसी भी उतार चढ़ाव से बचने की कोशिश। ठीक है, तो खान-पान के इस सख्त डिसिप्लिन से आगे बढ़ें तो लेख उनकी लाइफस्टाइल की दूसरी आदतों पर भी बात करता है। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, रोज सुबह रियाज। जी हाँ, क्लासिकल म्यूजिक में रियाज तो खैर सभी करते हैं, लेकिन इसे रोज बिना नागा, खासकर सुबह के शांत माहौल में करना, ये अपने आप में एक बड़ा अनुशासन है। बिल्कुल। लेख बताता है कि सुबह का रियाज सिर्फ गला खोलना या सुर पक्का करना नहीं था, ये आवाज को दिन भर की गायकी के लिए तैयार करना था, उसे कंडीशन करना था। जैसे वार्म अप। हाँ बिल्कुल, जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही लता जी रोज अपनी आवाज को साधती थीं। ये उनकी कला के प्रति रोज के समर्पण का सबूत था। सुबह का रियाज तो समझ आता है, लेकिन एक और बात जो मुझे थोड़ी अनोखी लगी, ज्यादा बोलने से बचना, मतलब फालतू बातें कम करना। क्या ये आवाज की एनर्जी बचाने जैसा था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेख इसे आवाज की बचत कहता है।
हमारे वोकल कॉर्ड्स भी मसल्स की तरह ही हैं। जैसे ज्यादा वजन उठाने से मसल्स थक जाती हैं, वैसे ही लगातार या ऊंचा बोलने से गले पर जोर पड़ता है और वो थक सकता है। लता जी का मेन काम तो आवाज से गाना था। हाँ, इसलिए वो उसे बाकी टाइम आराम देती थीं, उसे बेवजह इस्तेमाल करके थकाती नहीं थीं। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह था जो अपने सबसे ज़रूरी बॉडी पार्ट को कंपटीशन के लिए बचा कर रखता था। कमाल का डेडिकेशन है ये तो, अपनी रोज की बातचीत को भी कंट्रोल करना। और फिर पूरी नींद और आराम का महत्व, ये तो शायद हर परफॉर्मिंग आर्ट के लिए ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, थके हुए शरीर और मन से अच्छा परफॉर्मेंस तो मुश्किल ही है। लेक इस पर जोर देता है कि काफी नींद और आराम आवाज को फ्रेश रखने, उसे रिजुविनेट करने के लिए बहुत जरूरी है। सही। दिन भर की रिकॉर्डिंग या रियाज के बाद गले को रेस्ट देना उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिस करना। और इन सब के साथ जुड़ा था एक ओवरऑल डिसिप्लिन। खाने का टाइम, सोने का टाइम, रियाज का टाइम, सब कुछ एक फिक्स्ड रूटीन के हिसाब से। यानी सिर्फ अलग अलग नियम नहीं थे, बल्कि एक पूरी अनुशासित लाइफस्टाइल थी। आना, सोना, रियाज, कम बोलना, सब मिलकर काम कर रहा था। बिल्कुल, ये कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल है। लेख के मुताबिक यही अनुशासित दिनचर्या वो मजबूत नींव थी जिस पर उनकी दशकों लंबी गायकी टिकी थी। अनियमित रूटीन शरीर और मन दोनों में अस्थिरता लाता है, जिसका सीधा असर आवाज की क्वालिटी और स्थिरता पर पड़ सकता है। लता जी की जिंदगी इस बात का सबूत है कि टॉप पर पहुंचने और वहां टिके रहने के लिए टैलेंट के साथ साथ किस हद तक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारे नियम, ये परहेज, ये डिसिप्लिन, लेख इसे उनकी आवाज की उस जादुई क्वालिटी जिसे कोहिनूर कहा गया, उसे कैसे जोड़ता है? निचोड़ बहुत साफ है और गहरा भी। लेख का मेन तर्क ये है कि लता मंगेशकर की आवाज की वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जादू कर देने वाली क्वालिटी थी और उसका दशकों तक लगभग वैसा ही बने रहना, वो सिर्फ एक जन्मजात वरदान नहीं था। हाँ, टैलेंट तो था ही। बेशक टैलेंट तो अनोखा था, लेकिन उस हीरे को तराशना, उसे संभाल कर रखना और उसकी चमक को 60-70 साल तक बनाए रखना, ये उनके जीवन भर के अथक परिश्रम, बहुत सावधानी से की गई देखभाल और अटूट समर्पण का नतीजा था। कोहिनूर सिर्फ अपनी नेचुरल चमक के लिए नहीं, बल्कि उसे जिस तरह सहेज कर रखा गया है उसके लिए भी जाना जाता है। लता जी की आवाज के साथ भी यही हुआ। ये नियम और अनुशासन उस अमानत को सहेजने के उनके संकल्प का सबूत है। वाकई ये जानकर उस आवाज के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ मैजिक नहीं था, इसके पीछे साइंस, डिसिप्लिन और अपनी कला के लिए गहरी, लगभग स्पिरिचुअल निष्ठा थी। अच्छा, लेख में सिंगर बनने वालों के लिए कुछ सीख भी दी गई है, उस पर बात करें? हाँ, बिल्कुल। लेख के आखिर में कुछ मेन पॉइंट्स समराइज किए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। पहली और सबसे जरूरी सीख, आवाज को बचाना, उसकी हिफाजत करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुर, लय और ताल सीखना। मतलब सिर्फ रियाज काफी नहीं है। बिल्कुल, गले की देखभाल, उसे सही रखना भी आपकी साधना का ही हिस्सा है। और दूसरी सीख शायद डाइट से जुड़ी है। हाँ,